मैं हूं सलीम शेख और आप देख रहे हैं PTV 9 न्यूज। आज हम आए हुए हैं बांद्रा ईस्ट में, जहां इलेक्शन की गहमा गहमी चालू है और बहुत सारी पार्टियां यहां पर अपना जोर आजमाने में लगी हुई हैं। महायुति भी है और बहुत सारी पार्टियां, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जो 25 साल से जनता के बीच में था, जनता की सेवा कर रहा था और 2007 से 2012 तक बाकायदा वो नगर सेवक रह चुका है, आज उसको अपक्ष लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या वजह थी कि वो अपक्ष में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए कोशिश कर रहा है, जनता के मुद्दों को सरकार के बीच लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ की जनता को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। हम उसी के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। हम जानेंगे कि क्या उसकी रणनीति इस इलेक्शन के अंदर है और क्या वो अपनी जनता के लिए कर सकता है और क्या उसने अपनी जनता के लिए पीछे किया है। तो हम देखते हैं कि उसका इस मुद्दों पर क्या रुझान है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये आता है कि आप एक निर्दल और साथ में आपने जो क्षेत्र चुना है वहां पर कई दिग्गज नामचीन पार्टियां पहले से मौजूद है, ऐसे में उनसे सीधा टक्कर लेना और जीत की उम्मीद करना, आप किस पोजीशन में ये फैसला ले रहे हैं? मैंने जब फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में मैं लिस्ट देखा, मतलब मेरा इरादा ऐसा था कि कोई अगर अच्छा कैंडिडेट हमारी कौम में आ जाता है जिसको हम जिता कर ला सकते हैं, तो पहला चांस तो हमने वो जो हमारा स्थानिक आमदार है उसी को दिए थे। लेकिन स्थानिक आमदार ने एंड मोमेंट पे इलेक्शन से 2 दिन पहले अजीत दादा पवार की पार्टी जो महा विकास अघाड़ी है उसके अंदर में वो ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद में वो घड़ियाल से टिकट लेकर आए। अब महा विकास अघाड़ी का मतलब जो है वो बीजेपी है। आज महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी 150 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, बाकी जितनी भी पार्टी है वो बहुत कम सीटों पे लड़ रही है। मतलब बीजेपी ये चाह रही है कि कैसा भी करके हमारी सरकार बने। अब वोट देने का मतलब पहले ऐसा था कि 6 पार्टी रहते थे, 8 पार्टी रहते थे और 8 कैंडिडेट रहते थे, उसमें आजाद उम्मीदवार की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम खुद भी समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़े हुए, लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया कि 8 पार्टी खड़ी है और 2 ही कैंडिडेट खड़े, तो लास्ट में तो बचा आजाद उम्मीदवार। तो आज का जो मुसलमान का जो रुझान है, जो हमारी कौम का रुझान है, हमारे उलमाए भी बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे मोहल्ले के अंदर में स्थानिक हो, जिसने तुम्हारे लिए काम किया हो, तुम्हारे लिए दिन रात एक किया हो, तुम उसको चुन के लेकर आओ। अब ये खेरवाड़ी जो है ये तो मेरी मातृभूमि है, मैं इधर पैदा हुआ हूं और मैं कोई ना तजुर्बेकार आदमी नहीं हूं। मैंने ये 5वां इलेक्शन लड़ रहा हूं, कॉर्पोरेट रह चुका हूं मैं। 2007 से 12 बहराम वाले लोगों के लिए काम कर चुके हैं हम। दूसरा इलेक्शन हमको साजिश करके हराया गया है, हम वोटों की गिनती में अप ही थे। ये जो माहौल है, ये माहौल अभी ऐसा बना हुआ है कि ये 2 दिन पहले से स्टेटमेंट देना चालू कर दिए कि भाई मस्जिद में घुस कर मारेंगे। लाउड स्पीकर का मामला आ गया और सब में बड़ी बात है, रामगिरी महाराज हो या और भी हर जगह मुसलमान मार खा रहा है बीजेपी की वजह से। और ये हर मुसलमान को पता चल गया है कि बीजेपी जो है मुसलमानों की खुली दुश्मन। अब जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त दुश्मनी है। तो आज जितने लोगों ने बीजेपी के साथ में गठबंधन किए वो हमारे दुश्मन है, हमारे रसूल के दुश्मन है, हमारे कौम के दुश्मन। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जनता जो है, जो सम्मिलित सामूहिक पार्टियां बन चुकी हैं और वो जनता को रुझान करना चाहती है अपनी तरफ, अलग अलग पार्टी, वो उधर जाने वाले पार्टी तो अभी ना मंडी हो गई है, मंडी जो भाव लगा रहा है उसका। तो आज अभी मैं कल भी एक इंटरव्यू दिया, ये बोल रहा हूं कि शिवसेना जो है अभी महायुति टूटेगी एंड तक आया था। अब इलेक्शन के बाद में अगर बीजेपी को नंबर बढ़ के मिले, क्योंकि बीजेपी ने ऐसी साजिश की है कि शिंदे वाले को भी उन लोगों ने 2-2 कैंडिडेट दे दिए कि हरा देवे। ये हम राजनीतिक लोग, हमको पता है चल रहा है। तो बीजेपी चाह रही है कि हमारे नंबर बढ़े और इनके नंबर घटे। अब इनके नंबर घटे और बढ़े तो फिर बचती कौन है? उद्धव ठाकरे की सेना। उद्धव ठाकरे की सेना अगर नंबर बढ़कर आती है और इनको मिनिस्ट्री वगैरह मिल जाती है या चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी, जैसा भी बीजेपी को रहना है सत्ता के अंदर और बीजेपी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। और बीजेपी अगर सत्ता के अंदर में आ गई तो मुसलमानों का खाना खराब है,
खाने पर भी हमारी पाबंदी है, हमारी मतलब हम क्या कहाँ जाए, कहाँ नमाज पढ़े, सारी चीज पर हम जब से जमहूरियत, जब से आजाद हुआ देश, ये सारे मसले अभी चालू हुए 2014 के बाद। 2017 में इनका 18 में पहला स्टेटमेंट आया था कि भाई ट्रिपल तलाक वाला। मैं 4 साल बीजेपी में ही रह के देखा। मैं बीजेपी में महाराष्ट्र का अध्यक्ष था वातुक सेना का, लेकिन मैंने देखा है लोग जो है जब मुसलमानों के ऊपर में वार करना चालू किए तो मतलब खोले दुश्मन। आज भी बोलते जो राम का वो हमारा। तो भाई हम क्या बोले कि तुम रसूल के हो तो तुम हमारे, हम हमारा दिल लेके चल रहे हो, तुम तुम्हारा दिल लेके चलो। सर एक बात आती है कि 18 कंपनियों, 18 ब्रांड बनी हुई जो राजनीतिक पार्टी हैं, सीधा सीधा आप उनको आज्ञा दिखाना चाहते हैं कि ये किसी के नहीं है और ये मंडी हो चुकी है। देखो मैं पूरे महाराष्ट्र में तो यही मैसेज रहेगा, लेकिन मैं मेरे इलाके के अंदर मैं बोल रहा हूं कि मेरे जो इलाके के कैंडिडेट है वो वरुण सरदेसाई जो है वो उद्धव ठाकरे साहब की बीवी की बहन के बच्चे बांद्रा ईस्ट के अंदर में, उनकी पार्टी के लोग भी उनसे नाराज है। दूसरा मेरा सवाल उद्धव ठाकरे साहब से ये है कि जब ये रामगिरी वाला मसला हुआ, उसने हमारे रसूल के खिलाफ जो बात किया, तो वहां पर अजीत दादा पवार ने भी उनका सत्कार किया मिला, और तुम्हारा शिंदे साहब ने भी उनका सत्कार किए मिले, और तुम्हारा बीजेपी तो उनकी ही है। उद्धव ठाकरे साहब ने जब सेक्युलर का चोला पहने तो हमारे रसूल के खिलाफ में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिए तो उनको एक स्टेटमेंट तो देना चाहिए। कोल्हापुर में हमारी मस्जिद का मामला जो है उसको शहीद करने की कोशिश करी गई, और दिगर महाराष्ट्र के अंदर में जिधर भी हादसे हो रहे हैं यूबीटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता नहीं है। ये लोग खाली हमारे को वोट, मतलब ऐसा है कि पीछे की तरफ से वोट हमारा ले रहे और ये लोग बीजेपी में जाने वाले। ये बात खाली मेरे कौम के समझ में आ जावे बस। तो अभी आपका जो मकसद है, आपका ये इलेक्शन में खड़े होने का मकसद कौम को जागरूक करना है, जगाना है, और क्या क्या मुद्दे आप कौम के लिए लेकर चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। देखो जागरूक करने के लिए तो खड़े ही है, अगर ये कैंडिडेट अच्छे होते तो हमारे को खड़े रहने की जरूरत भी नहीं थी। हम चाहते हैं कि भाई नहीं, लेकिन अगर हमारे अंदर सक्षम है, हम इनसे ज्यादा तजुर्बेकार है, हम हमारी कौम के लिए इनसे ज्यादा लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, हम जब चाहे तुम्हारे लिए अवेलेबल रह सकते हैं, तुम तुम्हारे घर पे बुलाए तो हम आ सकते हैं। नहीं तो तुम्हारे को अगर वरुण सरदेसाई जीत कर आए तो किले में जाना पड़ेगा, किले के दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते तुम खैर नगर के अंदर में। और बाबा सिद्दीकी साहब के जो लड़के हैं वो भी 4.5 साल इधर कुछ नहीं किए। लास्ट में जब मामला आया तो वो अपने प्राइवेट फंड से काम करना चालू कर, और उनका 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है मदनी कॉम्प्लेक्स में कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे फंड नहीं दिया। ये लोग अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। ये सब बिल्डर लॉबी के लोग हैं, खुद भी बिल्डर लॉबी है लोग। आपका बीजेपी छोड़ने का मेन मकसद क्या था? जब बीजेपी में जा चुके थे और आप काफी वातुक सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी छोड़ने का मकसद क्या कौम के लिए काम करना था या कुछ और मुद्दे थे जो कौम के? जो आदमी बीजेपी में मुसलमान है वो लाल पीला है। बीजेपी में जो आदमी है वो लाल पीला है, और बीजेपी वाले लोगों का कहना है कि भाई तेरा काम क्या है बोल, कौम की बात मत कर। तो भाई हमको 4 के कंधे पर जाना है। हमारे को कौम का काम करने का था। जब पहला ट्रिपल तलाक का मसला आया, मुखालिफत हुई, नोटबंदी हुई, मुखालिफत हुई, हमने फट से पार्टी छोड़ा। 2017 का इलेक्शन लग गया। 2017 का इलेक्शन लड़ा तो हम सोचे भाई ठीक है बीजेपी में भी रहेंगे लेकिन मैं मेरी कौम का काम करूंगा। लेकिन कौम से आवाज आनी चालू हुई कि भाई बीजेपी के सिंबल पे वोट डालेंगे नहीं। तो ये वार्ड नंबर 96 2017 के अंदर एक वाइड वार्ड है जिसके अंदर में बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं किया था। रात तक बुलाए कैंडिडेट, उनको मिला नहीं, है खाली गया, और मैं आजाद उम्मीदवार से इधर इलेक्शन लड़ा। यहां पर मेरा हारने में मतलब एमआईएम ने बहुत मदद करी थी मेरे को हराने में इधर पर। सर अब सवाल वही का आता है कि निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो इसका कारण यही है कि राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियों पर भरोसा ना आपका है ना जनता का। देखिए राजनीतिक पार्टी एक तरफ से समझ लो कि वो खुद अभी बिल्डर लोग हैं, पार्टी लेकर चल रहे हैं और नीचे उनके आदमी लोग काम कर रहे हैं।
तो ये लोगों को मजा लग गया। पहले जो राजनीति थी ना, वो लोगों की काम के लिए राजनीति। अब जो राजनीति चल रही है वो धंधा बिजनेस चल रहा है। ऊपर वाला आदमी दूसरे को फाइनेंस कर रहा है, दूसरे तीसरे को फाइन कर रहा है, और गरीब उजड़ रहा है नीचे। तो अभी ये बिल्डर लॉबी का जो मामला चल रहा है, सभी पार्टियों के अंदर ऐसे ही चल रहा है और बिल्डर उनके हाथों बिके हुए हैं एक तरीके से। आप बिल्डर जो कर रहे हैं भारत नगर में या गोलीबार में या बहरामपाड़ा में, ये जो मुस्लिम कौम के साथ और सभी के साथ जो हो रहा है, बिल्डर लॉबी कर रही है, उसके लिए आपके क्या मुद्दे, क्या आप करने वाले? देखो, मैं इलेक्शन से पहले जब दौरा किया तो मुद्दे यही थे कि कोर्ट के अंदर में हियरिंग चल रही है और उनके घर तोड़े जा रहे हैं, इतनी दादागिरी चल रही है, तो तुम और हम क्या करेंगे? लेकिन कम से कम तुम्हारा कोई रेबर, कोई नेता या कोई बोलने वाला जिसके पास पावर रहे, तुम्हारे लिए आके खड़े तो रहे। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि छत के ऊपर में कोई नहीं आना चाहिए। मैं खुद भी बहुत नीचे से ऊपर आया हूं। हमारे माँ बाप ने भी झोपड़े से हमारे को यहां तक लेकर आए, एक एक रुपया जमा कर। तो मैं जानता हूं ये बात कि छत की वैल्यू क्या है। इंसान की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, भाड़ा नहीं दे पाता है और पूरा मामला जो है वो खराब हो जाता है, खाने पीने के वांदे हो जाते हैं लोगों के। तो ये स्कीम के अंदर भी मैं काम कर चुका हूं, लोगों को बसाने का भी काम कर चुका हूं। लेकिन ये है कि लड़ाई लड़ने में अब जो कैंडिडेट है और मैं, जमीन आसमान का फर्क रहेगा। अगर अल्लाह ना करे वक्त आ गया तो मैं खड़े रहने के लिए, वो खड़े रहेगा और मैं खड़े रह के बात कर लूं। इस इलेक्शन के अंदर आपकी क्या रणनीति रहेगी और क्या क्या मुद्दे जनता के सामने जनता के लिए क्या संदेश है? देखो, मेरा एक ही संदेश है अपने वालों लोगों के लिए, जो लोग सेक्युलर माइंड रखते हैं, जो कम्युनल माइंड रखते हैं, वो तो तुम कितना भी बीन बजा लो सुनने वाले नहीं। लेकिन एक तो मैं जो खड़ा हुआ वो मेरी ताकत, मेरी कौम है। और जो सेक्युलर माइंड के लोग हैं, जिन मतलब जब वो शेर है ना कि भाई यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है, वो एक शेर है देखो, उसमें कुछ लोग जो है वो भी बेचारे मारे जाते हैं। तो जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हो, उनका भी छत बचाने का काम रहेगा। तो ये लोग जब लेकर बुलडोजर उतरते तो ये देखते नहीं है कि हिंदू है या ये मुस्लिम है या ये है। ये लोग सिर्फ बर्बाद करने का, उजाड़ने का काम करते, जो इन लोगों ने गोलीबार में और भारत नगर में किए। अब इनका जो है इनका नगर सेवक इधर रहने के बाद में इन लोगों ने लकड़े वाली गली के अंदर में झोपड़े का डेमोलिशन करे, पुलिस को लगाकर इतनी दादागिरी करे। ये सैंपल था। आने वाले टाइम में अगर बीजेपी सरकार आएगी तो ये पूरा का पूरा प्लॉट जैसा धारावी का जा रहा है वैसा ये अदानी को चला जाएगा। और दूसरा, धारावी की एमएलए और आज की जो एमपी है वो बेचारी धारावी नहीं बचा पा रही है, धारावी के उसमें नहीं बोल पा रही है। तो यहाँ तो हम बोलेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे तुम्हारी। आपकी जनता के लिए आपका भरोसा पूरी तरीके से पुख्ता है, ऐसा लगता है, क्योंकि आपने जो जनता के लिए काम किए हैं, आपको लगता है कि आपको दोबारा से वो मौका देगी, दोबारा से आप पे भरोसा करेगी? देखो, मैंने जो पहले काम किया, मैं बेदाग हूं और वापिस जो उतर रहा हूं फील्ड के अंदर, इंशाल्लाह अगर जनता ने मौका दिया, एक कौम के हिसाब से, अगर हमारे को आजाद उम्मीदवार मत समझ के चलो, हमको ये समझ के चलो कि तुम्हारी कौम का कोई आदमी हिम्मत करके खड़ा हुआ है, उसको टेका लगाओ, उसको कहीं तक कहां पहुंचाओ। उसके बाद में जो काम करूंगा 5 साल, वो भी इंशाल्लाह बेदाग करूंगा। हमारे चैनल PTV 9 न्यूज और इंकलाब न्यूज लाइव के माध्यम से अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि हर बार बटे थे इसलिए कटे, अब एक हो जाओ, अपना रेबर लेकर आओ। अपना कौन है ये पूछते थे, मैं आ गया अपना तुम्हारे लिए आ गया, तुम्हारे लिए काम करने के लिए आ गया और तुम्हारे लिए लड़ने भिड़ने के लिए आ गया। चाहे कोई भी ताकत हो, लेकिन तुम लोग मेरे को ताकत दो तो मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूं।